जिस दिन मेरी जानलेवा बीमारी से जूझती गर्लफ्रेंड ने वापस जन्म लेकर अपना इलाज चुना, उसने वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं चुनी जो कम से कम 10 साल और जिंदगी दे सकती थी, बल्कि उसने बिना एक पल सोचे वो सर्जरी चुन ली जिसकी सक्सेस रेट 1% से भी कम थी। बस उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी दोबारा जी चुकी है। पिछले जन्म में जब यही चॉइस सामने आई थी, जीसुई उसी वक्त टूट गई थी। मैं ही था जिसने जिद पकड़ी थी कि उसे हर हाल में बचाना है। घर बेच दिया, पैसे जोड़े, कर्ज लिया, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे, और जब मिरेकल हुआ, सर्जरी सच में सफल हो गई, जीसुई धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो उसने मुझसे ब्रेकअप मांग लिया। कुछ ही समय बाद कर्ज का बोझ मेरे ऊपर ऐसा टूटा कि दिन रात काम करते करते मेरी खुद की सेहत जवाब देने लगी। फिर एक दिन फोन स्क्रॉल करते हुए मैंने एक एक्सीडेंट वीडियो देखी, एक बाइकर और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत। और जब रिपोर्ट में मैंने जीसुई का नाम देखा तो मेरा दिल उसी पल रुक गया। जब दोबारा आंख खुली, मैं 2 महीने पहले लौट चुका था। वही हॉस्पिटल रूम, वही दवाइयों की गंध, वही कमजोर आवाज। बादशाह, मैंने तय कर लिया, मुझे सर्जरी करनी है। जीसुई बिस्तर से टिकी हुई थी, चेहरा पीला, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो भी पिछले जन्म की सारी यादें लेकर लौटी है। डॉक्टर वैंग ने भी शायद पहली बार किसी पेशेंट को इतनी शांति से मौत जैसी सर्जरी चुनते देखा था। उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, 2 महीने में मैचिंग और सर्जरी अरेंज हो जाएगी। फीस के बारे में और आदत से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि पिछले जन्म में हर बिल, हर दौड़ भाग, हर पेमेंट मैं ही करता था। लेकिन इस बार मैं चुप रहा। दिमाग में बस वो दिन घूम रहा था जब ठीक होने के बाद जीसुई ने ठंडे चेहरे से कहा था, बादशाह, क्या तुमने मुझसे पैसे मांगे थे? तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर गिल्ट होता है। बस अलग हो जाते हैं। उसी याद ने मेरे अंदर की सारी गर्मी खत्म कर दी थी। मैं रियलिटी में लौटा तो देखा जीसुई बेचैन होकर मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मैं पहले की तरह उसके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। उसने धीरे से कहा, बादशाह, टेंशन मत लो, इस बार सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। पहले जन्म में यही बातें मैं उसे कहा करता था। आज वही शब्द उसके मुंह से सुनकर मेरे अंदर सिर्फ कड़वी हंसी उठी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, वाह, पता नहीं था तू इतनी ब्रेव है। जा, करवा सर्जरी, ऑल द बेस्ट। और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे जाते ही जीसुई कुछ पल के लिए कंफ्यूज रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। इस बार बादशाह शायद पैसे जुटाने गया होगा, लेकिन इस जन्म में मैं उसे अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं बनने दूंगी। यही सोचकर उसने अपना फोन उठाया और एक कॉन्टैक्ट खोला, कुन भाई। काफी देर तक ब्लैंक स्क्रीन को देखते रहने के बाद उसने मैसेज लिखा, कुन भाई, मैंने तुम्हें सपने में देखा। 1 मिनट से भी कम समय में रिप्लाई आया, क्वेश्चन मार्क। जीसुई मुस्कुराई और लिखने लगी, तुम्हारा नाम अकुन है, तुम बाइक चलाते हो, वेस्ट साइड में रहते हो, ब्लैक लेदर जैकेट पहनते हो, सही है ना? दूसरी तरफ कुछ देर साइलेंस रहा, फिर जवाब आया, तुम्हें ये सब कैसे पता? जीसुई जानती थी कि अकुन थ्रिल पसंद इंसान है, अजीब उन मिस्टीरियस चीजों की तरफ खिंचता है, और ठीक वैसा ही हुआ। दोनों की बातें शुरू हुईं, बाइक्स, ट्रैवल, ड्रीम्स, लाइफ। क्योंकि जीसुई को पिछले जन्म की सारी यादें थीं, वो हर वही बात कहती जो अकुन सुनना चाहता था। उसने अपनी बीमारी से पहले की फोटोज भेजी, मुस्कुराते चेहरे, लॉन्ग हेयर, खूबसूरत सेल्फीज। और सिर्फ एक ही दिन में दोनों इतने करीब आ गए कि उन्होंने तय कर लिया कि सर्जरी के बाद साथ ट्रिप पर जाएंगे। बीमारी का जिक्र उसने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि उसके हिसाब से सर्जरी की फीस तो बादशाह वैसे भी भर देगा। उधर मैं बी सिटी पहुंच चुका था। कजिन वेन युआन स्टेशन पर मिले और रास्ते भर कैजुअली बातें करते रहे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ फ्यूचर चल रहा था। आज की तारीख थी 11 फरवरी 2026 और मुझे पता था कि अप्रैल के मिडिल तक तियांगो एआई मार्केट एक्सप्लोड करने वाला है। पिछले जन्म में यही वो समय था जब एआई ड्रामा इंडस्ट्री अचानक बूम हुई थी, और जिन लोगों ने पहले से कंप्यूटिंग राइट्स खरीद रखे थे वो रातों रात करोड़पति बन गए थे। वेनगे एआई इंडस्ट्री में थे, इसलिए मैंने कैजुअली पूछा, वेनगे, वो तियांगो एआई कैसा चल रहा है? उन्होंने हंसते हुए कहा, पूरे मार्केट में वही छाया हुआ है, अभी लॉस में सर्विस दे रहे हैं ताकि यूजर्स पकड़ लें। बस इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी थी। उसी रात होटल पहुंचकर मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपने पास बचे लगभग सारे पैसे तियांगो एआई के डिस्काउंटेड यूसेज राइट्स खरीदने में लगा दिए। 3000 रुपीज वाली हर यूनिट फ्यूचर में 24,000 रुपीज तक जाएगी। मुझे पूरा यकीन था। ये गैम्बल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्यूचर देख चुका था। सब खत्म करके जब मैं वापस अपने शहर लौटा, प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हॉस्पिटल का कॉल आया। क्या आप जीसुई की फैमिली हैं? मैंने सीधा कहा, रॉन्ग नंबर। 2 मिनट बाद ही जीसुई का कॉल आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, बादशाह, हॉस्पिटल कह रहा है मैचिंग मिल गई, तुमने डिपॉजिट क्यों नहीं किया? मैंने बिना इमोशन के जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगा इस बार तेरे पास खुद कोई प्लान होगा। दूसरी तरफ कुछ पल साइलेंस रहा, फिर उसकी रुआसी आवाज आई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने उसे बीच में रोका, मैंने कब कहा था कि सर्जरी करवाओ? और कॉल काटकर नंबर ब्लॉक कर दिया।
उसी रात छोटे से किराए के कमरे में बैठा मैं फ्रोजन मोमोज खा रहा था और लाइव स्ट्रीम देख रहा था। तभी वेन गे का कॉल आया। उन्होंने धीरे से पूछा, बाओशा, जी सुई ने मेरी माँ को कॉल किया था, कह रही थी तुमने उसके पैसे कहीं उड़ा दिए। सच बता, तूने तियांगो एआई खरीद लिया ना? मैंने हाँ कहा। कुछ देर साइलेंस रहा, फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो? अगर मार्केट क्रैश हो गया तो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई अगर नहीं है। फिर मैं हल्का सा हंसा और बोला, वैसे तुम्हारी कंपनी में आज किसी ने रिजाइन किया है और तुम अभी उसके बारे में पोस्ट लिखने वाले थे, है ना? फोन पर लंबी चुप्पी छा गई। आखिरकार वेन गे की भारी आवाज आई, बाओशा, ये सच में होने वाला है। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जी सुई की हालत लगातार बिगड़ रही थी। सर्जरी की फीस जमा नहीं हुई थी। हॉस्पिटल मैचिंग किसी और पेशेंट को देने की वार्निंग दे रहा था और डेस्परेशन में उसने आखिरकार उनसे मदद मांगी। कांपते हाथों से उसने मैसेज भेजा, कुन भाई, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, उधार दे सकते हो? काफी देर तक टाइपिंग दिखाई देती रही, फिर गायब हो जाती। आखिर उन ने जवाब दिया, हम अभी मिले ही कितने दिन हुए हैं जो मैं ऐसा कर दूं? जी सुई घबरा गई और तुरंत अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की फोटोज, खुद की कमजोर हालत की तस्वीरें भेजने लगी। मैं सच में बीमार हूं, झूठ नहीं बोल रही। दूसरी तरफ फिर साइलेंस रहा। कुछ देर बाद आकुन ने लिखा, सॉरी, मैंने गलत समझा, मैं कुछ सोचता हूं। लेकिन उसी रात उसने सारी चैट्स पढ़कर बुदबुदाया, स्कैमर, और जी सुई को ब्लॉक कर दिया। अगले दिन जब जी सुई ने चैट खोलकर लाल एक्सक्लेमेशन मार्क देखा तो वो काफी देर तक चुपचाप रोती रही। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि दर्द किस बात का ज्यादा था, मौत का, बिट्रेयल का, या उस जिंदगी का जो उसे लग रहा था कि इस बार उसके हाथ में होगी। उस रात पैनिक अटैक के कारण डॉक्टर्स को इमरजेंसी बुलानी पड़ी। ऑक्सीजन मास्क लगाए वो पूरी रात छत देखती रही और पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैंने बाओशा को छोड़ा ही ना होता तो? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, गलती मेरी नहीं थी, बाओशा बदल गया था। और इसी झूठ को पकड़कर वो खुद को टूटने से बचाती रही। अप्रैल की शुरुआत में वेनगा का फिर कॉल आया। इस बार उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। बाओशा, टियांग एआई ने प्राइसेस 8 गुना बढ़ा दिए, सेकेंडरी मार्केट एक्सप्लोड कर गया, तूने बेच दिया ना? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने रिजाइन कर दिया है, अब हमारे पास इनफ मनी है कुछ बड़ा शुरू करने के लिए। कॉल खत्म हुआ। मैंने सबसे पहले सारे पुराने कर्ज चुकाए, हर उस इंसान को एक्स्ट्रा पैसे लौटाए जिसने मुश्किल वक्त में मदद की थी, और उसके बाद मेरे पास अब भी करोड़ों बचे थे। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं था। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल पहुंचा। वही कॉरिडोर्स, वही स्टेराइल स्मेल, वही सफेद रोशनी। जी सुई का कमरा खुला था। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रही थी। चेहरा धस चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे, ऑक्सीजन मास्क आधा चेहरा ढके हुए। लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। बाओशा, तुम आ गए, मुझे डर था तुम नहीं आओगे। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस करो जी सुई। वो रुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नाटक बंद करो, तुम भी वापस लौटी हो। तुम्हें पता है पिछले जन्म में सर्जरी के बाद तुम किसके साथ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? लेकिन एक चीज तुम्हें नहीं पता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द पत्थर जैसा भारी। पिछले जन्म में तुम्हारे इलाज के लिए गए कर्ज चुकाते चुकाते मैं खुद मर गया था। ये सुनते ही जी सुई की आंखें फैल गईं। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। शायद पहली बार उसे समझ आया कि पिछले जन्म में सिर्फ उसने दर्द नहीं झेला था,